नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल यूकेएल में। उपेंद्र कुमार लेक्चरर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गुड इवनिंग। आइए हम लोग जानते हैं आज मीटर सेतु के बारे में। कक्षा 12 का ब्रिज के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित ये संयंत्र है। व्हीटस्टोन रिचार्ड के नियमों पर आधारित था और इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर जो है एक मीटर ब्रिज की रचना की गई, जिसके द्वारा जो है हम अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु यदि संतुलित हो, संतुलित की कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि बी और डी के बीच कोई धारा न बह रही हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा न बहने के कारण विक्षेप नहीं हो रहा हो, तो ये जो चारों प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों का जो अनुपात है, मतलब P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। ये हम लोगों ने सीख चुका है, जान चुके हैं। इसी के आधार पर जो है मीटर ब्रिज की स्थापना की गई। होता क्या है मीटर ब्रिज? यह एक लकड़ी का बहुत बड़ा फ्रेम होता है और उस पर जो है ये से लेके सी तक जो दिख रहा है, यह 1 मीटर एक समान व्यास का, समान मोटाई का 1 मीटर लंबा तार होता है और उसके साथ एक पैमाना लगा होता है, सेंटीमीटर पैमाना, जिसको हम लोग देखे भी हैं। और इस मीटर ब्रिज में ये एल के आकार की 2 पत्तियां होती हैं, जिनमें पेंचे लगी होती हैं और इन एल के आकार की दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती होती है जिसमें 3 पेंच लगी होती है। जो बीच वाला पेंच होता है उससे एक गैल्वेनोमीटर को हम जोड़ देते हैं। इस दोनों पेंचों के बीच में एक जो ज्ञात प्रतिरोध होता है, जिसको प्रतिरोध भाग से निकाल के हम लोग लगाते हैं, उसको रखते हैं। जिस प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना होता है उसे डी और सी के बीच, यानी कि इन दोनों पेंचों के बीच उसको लगा देते हैं। फिर ए और सी के बीच में एक सेल और एक कुंजी लगा देते हैं। हमें पता है कि जो ही कुंजी को दबाएंगे तो इस परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगी। तो किस तरह से यह ब्रिज के समान कार्य करेगा आपको बताते हैं। यहाँ से यहाँ के बीचों में जो ये पूरा संयोजन है, डी के साथ में एक हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब यह गैल्वेनोमीटर जो कि इस जॉकी से जुड़ा होता है, एक जॉकी नुमा संरचना होती है। सेम टू सेम जैसे ये आपको मार्कर दिख रहा है, तो ये पीछे एक इसमें तार जोड़ने के लिए एक वायर ला करके इसमें कनेक्ट कर देते हैं, इसका जोड़ करके इसमें कनेक्ट कर देते हैं। और इसका जो पॉइंटर है, जैसे यहाँ मार्कर का पॉइंटर दिख रहा है, उस पॉइंटर से हम इस तार को जगह जगह पे स्पर्श कराते हैं। इसकी संरचना तो आप समझ गए हो। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई L जो 100 सेमी है, इसकी संरचना में कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके द्वारा किसी तार का या किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने बताया अभी कि उसको जो है इन दो डी और सी के बीच लगे हुए पेंचों से उस प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, कुंजी के को दबाते हैं तो सेल से धारा बहने लगती है। सेल से धारा जब बहती है तो हम इस जॉकी को इस ए और सी के बीच में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराते हैं, टच कराते हैं। यदि मान लीजिए इस जॉकी को हम एक करीब अगर हम स्पर्श कराते हैं
और पता चले इसका विक्षेप जो है इधर हो रहा है, यानी जो गैल्वेनोमीटर है उसका विक्षेप किधर हो रहा हो, इधर हो रहा है। गैल्वेनोमीटर की संरचना में क्या होता है, ये बीच में 0 होता है और बाकी तरफ इधर मार्किंग बने होते हैं। तो ये जो आपका संकेतक है बाएं या दाएं जाता है, जब इसमें धारा नहीं बहती है तो सीधा रहता है, 0 पे रहता है। तो अगर हम जॉकी को एक एक करीब या एक के साइड में कहीं स्पर्श कराए, मान लेते हैं कि इस जॉकी में जो है विक्षेप इधर हुआ बाईं तरफ, फिर उसी जॉकी को उठाकर एक बार हम लोग सी के साइड में रखते हैं, तो उस समय मान लीजिए कि विक्षेप दाएं हो गया, 0 के दाएं हो गया। ए के करीब स्पर्श कराने पर विक्षेप 0 के बाएं और सी के करीब स्पर्श कराने पर जॉकी को ये विक्षेप दाएं हो गया। तो अब जनरली हम ये सोच सकते हैं कि ए से अगर सी की तरफ जाए तो धीरे धीरे विक्षेप ये बाएं ना होकर के धीरे धीरे दाएं होता जाएगा, या अगर हमने जॉकी को सी के करीब स्पर्श कराया तो विक्षेप दाएं हुआ। अगर हम सी से ए की तरफ आए तो धीरे धीरे विक्षेप कम होने लगेगा और कम होते होते एक ऐसा ए और सी के बीच में स्थान होगा जहां पर इस गैल्वेनोमीटर का जो संकेतक है न बाएं जाएगा न दाएं जाएगा, और अगर न बाएं गया न दाएं गया तो ये पूरा जो संरचना है ये व्हीटस्टोन सेतु के समान संतुलित हो जाएगी। मान लेते हैं कि जॉकी को बी पर स्पर्श कराया गया और इसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ, तो विक्षेप नहीं हुआ तो ए से बी तक जो तार है वह हमारा इस प्रतिरोध के समान कार्य करेगा। बी और सी के बीच जो तार है वह हमारा क्यू के समान व्यवहार करेगा, और ए और डी के बीच जो प्रतिरोध है वह हमारा आर का काम कर रहा है, और डी और सी के बीच जो प्रतिरोध है वो यस का काम कर रहा है। तो इस तरह देखें तो यह पूरा संरचना जो है इसी व्हीटस्टोन सेतु के समान हो गई है। तो व्हीटस्टोन सेतु में हमने जाना है कि ये P/Q का अनुपात जो है R/S के बराबर होता है। इनको अनुपातिक भुजाएं कहते हैं, यानी अनुपातिक भुजाओं, इसको ज्ञात भुजा कहते थे, इसको अज्ञात भुजा। तो इस वाले फार्मूले के हिसाब से देखें, मान लेते हैं तार की पूरी लंबाई हमारी कितना है 1 मीटर, और ए से लेके बी तक इस तार की लंबाई यल है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके सी तक अगर ये 100 सेमी का है तार, क्योंकि 1 मीटर का तार लिया गया है, तार की कुल लंबाई ए से सी तक है जो 1 मीटर हमने लिया है। जॉकी को जब बी पर स्पर्श कराया और गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप जब नहीं हुआ, हम मान लेते हैं कि वह ए से बी जो है यल दूरी पर, जिसको हम पैमाने पर पढ़ के नाप सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से देखने के हिसाब से क्या दिख रहा है, 30 और 40 के बीच में कहीं पे ये स्थित है। तो यल की वैल्यू और बी से सी तक की वैल्यू निकालना होगा, तो चूंकि 100 सेमी तार लंबा है तो 100 में से घटा दिया तो बी से सी तक की लंबाई हो जाएगी 100 माइनस यल। अब चूंकि 1 मीटर जो तार हम लोग लिए थे, क्योंकि उसकी हर जगह पर जो उसकी मोटाई है एक समान होती है, और ये जिस पदार्थ का तार है मान लेते हैं कि उसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध रो है, और इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये जैसे मार्कर दिख रहा है तो ये इसकी लंबाई हो गई, और ये जो आपका एरिया दिख रहा है यह उसका कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये सामने का जो क्षेत्रफल है उसको हमने इस माले से दर्शाया।
अब हम देखते हैं कि ए से लेके बी तक जो तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, तो इस तार का प्रतिरोध हुआ। तो हम प्रतिरोध के फार्मूले से देखते हैं कि किसी भी तार का प्रतिरोध जो होता है वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध, उसके लंबाई बटा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात P बराबर रो एल बाई ए। इसी तरह BC तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी रो होगा। तो इस तार का प्रतिरोध Q बराबर हो जाएगा रो तार की लंबाई 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल बाई ए। अब इन दोनों में से अनुपात निकालेंगे तो P में Q का जब अनुपात निकालेंगे, क्योंकि ये अनुपाती भुजाएं होती हैं तो इनका अनुपात निकालते हैं P बाई Q। तो यहाँ से देखिए रो से रो कट जाएगा, स्मॉल ए से स्मॉल ए कट जाएगा, ऊपर एल बच गया, इसका 100 माइनस एल बच गया। तो P बाई Q हो गया एल बपान 100 माइनस एल। हम क्योंकि इसको संतुलित कर चुके हैं तो P और Q का जो अनुपात होगा R और S के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि P बाई Q बराबर R बाई S। अगर इसको दूसरा समीकरण हम बना दें तो पहले और दूसरे से देखने में ये दिख रहा है कि बाएं पक्ष दोनों के समान है, तो राइट साइड भी समान होगी। तो 1 और 2 से तुलना करने पे R बाई S का मान एल अपान 100 माइनस स्मॉल एल। हमको चूंकि यस को ज्ञात करना है तो थोड़ा सा इसको उल्टा कर देते हैं। यस बाई आर बराबर, जब यस बाई आर करें तो ये भी उल्टा हो जाएगा 100 माइनस एल बाई एल, या यस बराबर हो जाएगा आर और इस टाइप में 100 माइनस एल बाई एल। मेरे समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसी का है, हम प्रयोग करते हैं तो कुछ इसमें कठिनाई भी है, इसकी कमियां भी हैं, उस कमियों को अभी बताते हैं। मान लीजिए यदि हमारा जो संतुलन बिंदु आया ए से जो बी की दूरी है, यदि एल आपका 35 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, एल की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर, यानी ए से बी तक 35 सेंटीमीटर हो, तो बी से सी तक कितना हो जाएगा, 100 में से 35 घटा लेंगे। आर का मान हमको पता हो, आर बराबर यदि 5 ओम, आर कितना ओम हो 5 ओम हो, तो यहाँ से हम लोग इस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, यस बराबर आर 5 100 माइनस 35 बाई 35, 5 गुणे 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6 बटा 35, 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, 65 बटा 7 हो गया, 7 से भाग दे तो 7 9 63, बच जाएगा 2, दशमलव लगा दिया, 7 दूनी 14, फिर बच जाएगा 6, 7 8 56, यानी कि जो यस की वैल्यू आएगी वो 9.2 ओम के करीब आएगी। अब इसमें समस्या क्या आती है, हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि यदि हम इस परिपथ में धारा बहुत देर तक प्रवाहित करें, तो धारा अगर बहुत देर तक प्रवाहित कहेंगे तो हमारा पता है कि ये तार धीरे धीरे गर्म होंगे। तार के गर्म होने से इनके प्रतिरोध बढ़ते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा है। किसी भी तार को गर्म किया जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे उस तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हमें प्रैक्टिकल या प्रयोग करते समय बहुत सावधानी ये रखना चाहिए कि बहुत देर तक इसमें धारा नहीं प्रवाहित करना चाहिए। बहुत कम कुंजी दबाया, फिर आपने किसको देख लिया, विक्षेपक देख लिया कि वो किधर जा रहा है, फिर हम कुंजी को बंद कर दिया। यानी कि प्रयोग करते समय
धारा जो है बहुत कम समय तक के लिए ही प्रवाहित होनी चाहिए, एक ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, चूंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए आप लोग को दिख रहा होगा कि कोई तार नहीं लगा, लेकिन इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है और वो भी धातु है, तो हमें पता है कि उस पत्ती का भी कुछ प्रतिरोध होगा, यानी कि यश के प्रतिरोध को प्रभावित इसके अंदर जो पत्तियां लगी हैं, इन पत्तियों में भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो यश के रेजिस्टेंस में कुछ ओरिजिनल जो है वैल्यू नहीं है, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, और भी क्या करना चाहिए कि हमें अगर यश को इन दोनों के बीच रखे हैं, आर को यहाँ दोनों के बीच रखे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए कि इनको आपस में बदल देना चाहिए। आपस में अगर बदल के देख लें, अगर विक्षेप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सही है। विक्षेप को सही से चेक करने का तरीका है, नहीं कि यहाँ रख दिया विक्षेप नहीं आ रहा है हमारा संतुलित हो गया, नहीं, इनको आपस में चेंज करके भी देखना चाहिए कि क्या विक्षेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। और रीडिंग जो है इस अलग अलग आर को रख करके यश को चेक करना चाहिए, यानी कि यश के कई मान, हमको कम से कम 3 मान निकालना चाहिए। और जब यश के कई मान मिल जाए तो यश के शुद्धतम मान के लिए हम यश के कई मान जो निकाले हैं उनको जोड़ करके उनका औसत निकालना चाहिए। यानी कि अगर यश के कई मान निकाले हैं, यश1, यश2, यश3, तो जो यश का मान होगा वह इनके औसत के बराबर होगा। कम से कम 3 रीडिंग तो लेनी ही चाहिए, यश1 प्लस यश2 प्लस यश3/3। अब यहाँ से निकालेंगे तो उसकी शुद्धतम वैल्यू मिल जाएगी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को एक बार फिर से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और दूसरा ये है कि पूरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, तब आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फिर से एक बार देख के इसको जो है अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, या हमें फिर से बोलें, हम नीचे आपको कमेंट लिखें, हम कमेंट में भी समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।